ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आप जानते हैं बिहार में कल दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। कल 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। 20 जिलों की ये 122 सीटें जहां कल वोट डाले जाने हैं। प्रचार का शोर बीते कल थम चुका है। पहले चरण में बिहार के मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की है। मतदाताओं का उत्साह पहले चरण में मतदान के दौरान देखते ही बनता है। रिकॉर्ड तोड़ जो मतदान है वो फर्स्ट फेज की वोटिंग में हो चुका है और अब दूसरे चरण में मतदान की बारी कल है। 20 जिले हैं, 122 सीटें हैं जिस पर कल वोट डाले जाएंगे। इसी को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि वोटिंग से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले हैं तेजस्वी यादव। आप जानते हैं महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगाई गई, उसका ऐलान किया गया। तेजस्वी प्रण महागठबंधन का संकल्प पत्र जो बिहार की जनता के सामने रखा गया और अब कल वोटिंग से पहले आज फिर तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कहेंगे, इंतजार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का शुरू होगी तो आपको लिए चलेंगे। फिलहाल अगली खबर बिहार से ही है। समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्ची फेंके जाने के विवाद में एक नया मोड़ आया है, क्योंकि जो वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में मिली थी उसी को लेकर अब बिहार सरकार के मंत्री जेडीयू के प्रत्याशी विजय चौधरी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए। जारी वीडियो में कथित रूप से नगर पंचायत सरायरंजन के एक सफाई कर्मी को वीवीपैट पर्ची चोरी करते हुए देखा गया है। जेडीयू समर्थक दावा कर रहे हैं सफाई एजेंसी का जो मालिक है, पर्यवेक्षक है, आरजेडी नेता का चाचा है, आरजेडी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष का भाई है। आरोप है कि मॉकपोल के दौरान जो पर्चियां सीसीटीवी निगरानी में सुरक्षित रखी गई थी उन्हें सफाई कर्मी चोरी छिपे लेकर गया। अब जेडीयू ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग से इस मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो समस्तीपुर में वीवीपैट पर्ची विवाद पर जेडीयू के हमले के बाद आरजेडी की सांसद है मीसा भारती, उन्होंने मोर्चा संभाला है। बिहार चुनाव में बड़ी गड़बड़ी का आरोप मीसा भारती लगा रही हैं। इससे पहले मीसा भारती ने कूड़े में मिली वीवीपैट पर्चियों को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे। तो कल मिला वीवीपैट समस्तीपुर में, तो ये तो एक जांच का विषय है और कल से ही हम लोग, जब से ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग को देखने को मिला, हम लोगों ने अपने आपत्ति दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन में और इसकी जांच होनी चाहिए। हजारों लाखों की संख्या में लोगों के वोट काटे गए हैं। वो लोग अपना वोटर आई कार्ड लेके खड़े हैं और जब वो मतदान केंद्र पे पहुंचते हैं तो उनको मृत की सूची में डाला गया है। तो हम लोगों का जो अंदेशा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। एसआईआर जो हम लोग आवाज उठा रहे थे, उसके बाद से आप देखिए कि वीवीपैट मिला, बहुत जगह सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने आरओ को सस्पेंड किया है। इससे पहले समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां मिली थी जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई थी। विपक्ष लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है। हमले की शुरुआत राहुल गांधी ने पूर्णिया में हुई जनसभा से की। मैं साफ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे। इधर अखिलेश ने इसे तेजस्वी के खिलाफ साजिश बताया। बिहार में किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा कि बीजेपी के सहारे पर चुनाव आयोग काम न करे। बीजेपी के पास कोई मशीन है जो बूथ पर ये नकली आधार बना लेते हैं। आरजेडी नेता और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने तो चुनाव आयोग पर कई सवाल दाग दिए। ये सिर्फ नालंदा में ही नहीं, दानापुर में भी मैंने सुना, बहुत जगह ये सीसीटीवी। तो आखिर इसका कारण क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए कि समस्तीपुर के आसपास में कहीं पे वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली है। आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो आखिर सस्पेंड किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है, तो मतलब किस तरह से चुनाव आयोग निष्पक्ष? इसका मतलब निष्पक्ष नहीं है। फिलहाल वीवीपैट मुद्दे पर सियासत हावी है, वहीं बीजेपी आरोपों को नकार रही है। उधर गुजरात एटीएस ने जिन 3 आतंकवादियों को बनासकांठा से गिरफ्तार किया है उन्हें लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। साफ हो गया है पकड़े गए संदिग्ध आतंकी बड़े आतंकी हमले के प्लान पर काम कर रहे थे। इनके निशाने पर कई शहर थे जहां इन्होंने बाकायदा रेकी की थी। जांच में पता चला पकड़े गए संदिग्ध आतंकी देश में पहले पॉइजन अटैक के प्लान पर काम कर रहे थे, जिसका मकसद बड़े पैमाने पर तबाही मचाना था, लोगों की जान लेना था। पकड़े गए संदिग्धों का सरगना है डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद,
जो हैदराबाद का रहने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल दोनों गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारियों के दौरान 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस, 4 लीटर कैस्टर ऑयल इनके पास से बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल रिसिन जहर को बनाने में किया जाता है। और इसी रिसिन जहर के जरिए इन लोगों ने आतंकी हमले की पूरी साजिश रची थी। और अब आपको इस मामले से जुड़ी और जानकारियां विस्तार से देते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि आखिरकार ये साजिश कितनी गहरी थी। डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद का रहने वाला है ये डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद। कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था। आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल ये 2 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। आजाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला है। सुहेल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। ये तीनों गुजरात में हथियार लेने के लिए पहुंचे थे। हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत लाए गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ड्रोन से भेजे गए थे हथियार। आईएसकेपी नाम के आतंकी संगठन के संपर्क में ये तीनों थे। आईएसकेपी का हैंडलर अबू खदीजा है। वही अबू खदीजा इन तीनों को निर्देश दे रहा था। टेलीग्राम ऐप के जरिए ये आपस में संपर्क में थे। अब इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तो जहर को लेकर हो रहा है। ऐसा जहर जिससे पहली बार आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी और इसके लिए पकड़े गए तीनों आतंकी कई जगहों की रेकी कर चुके थे। ये तीनों संदिग्ध पॉइजन अटैक की तैयारी में थे। रिसिन नाम का ये जहर है जिससे हमले की तैयारी थी। थोड़ा सा रिसिन जहर कई लोगों को मार सकता है। पानी में, हवा में इंजेक्शन के जरिए रिसिन जहर को आसानी से फैलाया जा सकता है। संदिग्ध सुहेल और आजाद ने कई जगह रेकी की थी। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में ये संदिग्ध रेकी कर चुके थे। लखनऊ और जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने रेकी की थी। लखनऊ में आरएसएस दफ्तर इनके निशाने पर था। आरएसएस दफ्तर पर आतंकी हमले का इन्होंने प्लान बनाया था। दिल्ली की आजादपुर मंडी पर भी इन आतंकवादियों की बुरी नजर थी। तो 3 आतंकवादी जिनकी गिरफ्तारी गुजरात से हुई है, इन 3 में से एक हैदराबाद का रहने वाला है, बाकी 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गुजरात से इनकी गिरफ्तारी हुई है। साजिश बड़ी रची थी इन तीनों ने। पॉइजन अटैक पहली बार देश में करने की तैयारी में थे। और आतंकी साजिश से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मुजम्मिल जो कि एक डॉक्टर है, उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक कार बरामद की है और कार के अंदर से पुलिस को असॉल्ट राइफल मिली है। ये कार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर की है। अब पुलिस लेडी डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है। तो जैसे जैसे मुजम्मिल मुंह खोल रहा है, वैसे वैसे इस आतंकी साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसी का पर्दाफाश हो रहा है। एक कार से असॉल्ट राइफल भी पुलिस ने बरामद की है। कार एक लेडी डॉक्टर की। अब उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को फंडिंग करने वालों और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, जिसके तहत बारामूला में पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। और ऐसे में उन लोगों के घरों की अब तलाशी ली गई है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रहने वाले हैं। और साथ ही ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर भी पुलिस के जवान छापेमारी कर रहे हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क को तोड़ने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसका मकसद आतंक के मददगारों पर शिकंजा कसना है। वहीं उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में मौजूद हंदवाड़ा इलाके में भी पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। इसके तहत ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकवादियों के मददगारों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में यह ऑपरेशन चल रहा है। इसका मकसद आतंक पर चोट करना है और आतंक को जड़ से खत्म करना है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने आतंकवादी नेटवर्क पर यह करारा प्रहार किया है। इसी के तहत कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। सिलसिलेवार ढंग से अब आपको बताते हैं कि आखिरकार अभी तक क्या कुछ हुआ है। पीओके मूल के व्यक्तियों के 16 घर जहां तलाशी ली गई,
10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ओवरग्राउंड वर्कर्स के 23 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 16 ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलेंगे। इस वक्त तेजस्वी यादव मीडिया के सामने है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमको लगता है कि हमने लगभग 165 रैलियां जो है 171 जो है जन सभाएं चुनाव के दौर में हम लोगों ने किया है, जो हमको लगता है कि सबसे अधिक है। यानी कोई ऐसा जिला नहीं बचा या ब्लॉक नहीं बचा जहां हम नहीं गए। और हर जगह लोगों का जो मूड देखने को मिला वो बदलाव का रहा। बढ़ चढ़ करके, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों ने पहले चरण में जो है मतदान किया। और एक ही बात थी कि 20 साल पुरानी जो सरकार है, 20 साल में सबसे ज़्यादा गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, ना कारखाना, ना फैक्ट्री, ना उद्योग, ना धंधा, सबसे ज़्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा चौपट प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे बिहार। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार के लोगों का ये कहना है कि 20 साल राज करने के बाद भी एनडीए ने बिहार को सबसे अंतिम पायदान पर लेकर के, बल्कि 20 साल में डबल इंजन चाहती तो बिहार को नंबर 1 स्टेट बना सकती थी। 11 साल केंद्र में, 20 साल राज्य में। लोग जो है बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है बिहार से, 4-5 करोड़, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए लोगों को जो है बाहर जाना पड़ता है। अब बिहार के लोगों को है कि आगे बढ़ना है। अब बिहार के लोगों को सुख सुविधा बिहार में चाहिए। कोई परिवार बिछड़े ना, केवल होली और छठ में ना मिले, बल्कि जिंदगी भर जो है साथ रहे। और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। लोग अब ये चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि 171 जो हम लोगों ने रैलियां की पूरे बिहार में, एक सुर से एक आवाज़ आ रही थी कि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और पहले चरण में भी लोगों ने इस आधार पर वोट किया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं। और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि अब बिहार सफलताओं में गिना जाएगा। बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बनेगा। 20 सालों में केवल सुर्खियों में रहता है, सफलताओं में कहीं आप देख लीजिए। इवन सदन में भी भाजपा के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से, दो बेकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने पूछा कि एक काम बता दो जिसमें बिहार पूरे देश में नंबर 1 हो। किसी के पास जवाब नहीं। सदन की बात बता रहे, कई बार हमने पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब जो है 14 तारीख के बाद बिहार जो है सफलताओं में गिना जाएगा। सबसे विकसित राज्यों में बिहार जो है गिना जाएगा, जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, जहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी,
जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी, जहां आईटी हब होगा, एजुकेशनल सिटीज़ होंगे, सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल बनेंगे और किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, ऐसा बिहार जो है हम लोग बनाएंगे। अब चुनाव आयोग से कई हमारी सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। हालांकि आप लोगों ने तो सराय रंजन या समस्तीपुर का देखा ही होगा कि पर्चियां जो है किस हिसाब से वीवीपैट का फेंका हुआ था। इसमें कई लोग सस्पेंड भी हुए हैं बाद में, जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तब लोग डरे हुए हैं, सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए हैं। कल हमने एक वीडियो भी जारी किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई केंद्र मंत्री, गृह मंत्री को कोई काम नहीं है। पटना में लगातार कई दिनों से डेरा बनाए हुए हैं। कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, निर्देश दिए गए हैं, अपने रेंज का देखना है उनको, कहाँ डिस्टर्ब करना है, किन किन व्यक्तियों को चुनाव से पहले उठाना है। मतलब सीएम हाउस से भी एक आध रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है बड़े बड़े जिला के अधिकारियों को, रेंज वाले जितने अधिकारी हैं, बुलाया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। तो ये बौखलाहट बताती है कि ये लोग जाने वाले हैं। हम लोगों की पैनी नज़र है, जनता एक पांव पे खड़ी है। हम तो चाहेंगे कि जितने अधिकारी, सूचना हमको उन्हीं अधिकारियों से मिली है जिनको ये निर्देश दिए गए। तो हम तो कहना चाहते भाई, जनता एक पांव पे खड़ी है। संविधान का जिन लोगों ने शपथ लिया है, न्यायपूर्ण काम करें, दबाव में ना करें, वरना इस बार जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। सब लोगों की नज़र है अधिकारियों पर, प्रशासन पर। जनता सजग है, सब लोगों पर जो है नज़र डाली हुई है। बात अब देखिए इलेक्शन कमीशन, पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के ज़माने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। अरे भाई, इतना तो पहले के ज़माने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतने प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया, और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। आप मीडिया के लोग यहाँ हैं, विद्वान लोग हो, ज़रा बताइए, आप लोगों को जानकारी में है क्या ये? कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा, सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया है लग रहा है।
मर गया है। ये तो सिंपल सी बात है भाई। विदेशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे। विदेशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को, अब तक नहीं आया, तो देश का तो मजाक उड़वा रहे हैं लोग। तो हम तो जानना चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द दे दो। ऐसा जो आप लोगों का रफ्तार है, लग नहीं रहा कि दूसरा फेज वाले का पता भी चल पाएगा कि कितना रेशियो में किसने किसने कितना मतदान किया। आपको हम बता दें कि सीसीटीवी लगातार जो है कई जगह जो है, जो स्ट्रांग रूम का वो जो है बंद आ रहा है। उसमें हमारे पार्टी के लोग सजग हैं और कहीं भी कुछ आता है तो हम लोग कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन ये बार बार लगभग हर जगह जो है स्ट्रांग रूम का जो सीसीटीवी है वो बंद हो जा रहा है। आखिर क्या कारण है? इसमें चुनाव आयोग को जो है सफाई देने की ज़रूरत है। और आपको हम इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह जी के निर्देशों पे शायद किया होगा। एक तो आंकड़ा हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये आंकड़ा भाजपा या एनडीए शासित इन राज्यों से आए हैं जवान। उत्तर प्रदेश से 40 कंपनियां, गुजरात से 27 कंपनियां, मध्य प्रदेश से 23 कंपनियां, असम से 15 कंपनियां, महाराष्ट्र से 25 कंपनियां, छत्तीसगढ़ से 15 कंपनियां, राजस्थान से 10 कंपनियां, मिजोरम और हरियाणा से 8-8 कंपनियां, नागालैंड से 15 कंपनियां, मेघालय से 7 कंपनियां, गोवा से 6 कंपनियां, त्रिपुरा से 5 कंपनियां और उत्तराखंड से 4 कंपनियां, यानी कुल 208 कंपनियां चलिए देखिए, यानी 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था के लिए ये गंभीर सवाल जो है खड़ा हुआ है। ये गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु से क्यों नहीं मंगाए भाई? झारखंड बगल में है, यूपी कहाँ आ रहा है, मध्य प्रदेश कहाँ आ रहा है, झारखंड अब बंगाल का क्यों नहीं आ रहा? दोनों बॉर्डर के इलाके में है। तो मेघालय त्रिपुरा से आ रहा है, नागालैंड से आ रहा है, लेकिन झारखंड, बंगाल और आपका तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों से क्यों नहीं आ रहा? केरला से क्यों नहीं आ रहा? वेस्ट बंगाल वही हुआ, क्यों नहीं आ रहा? ये तो भाई बड़ा सवाल जो है खड़ा हो गया। पुलिस ऑब्जर्वर में तो मतलब आप कहीं तो जो असंतुलन है, ये जो भी 243 विधानसभा में 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से। आप समझ जाइए, 68% पुलिस ऑब्जर्वर जो है वो बीजेपी शासित राज्यों से हैं। पहले ये जितने भी लोग होते थे वो CAPF यानी सेंट्रल
केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो लोग होते थे उनको लगाया जाता था ताकि निष्पक्ष जो है ऑब्जर्विंग जो है वो हो। लेकिन इस बार 68% यानी हमने आपको आंकड़ा दिया 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों में से। अब ये तो देख लीजिए, अमित शाह जी आए इसीलिए ना, डेरा काहे जमाए हुए हैं गृह मंत्री। देश में थोड़ी और कोई काम है, जहाँ चुनाव है वहाँ बेईमानी वाला काम है। पूरा धन बल छल कपट सब लगा रहे, कोई चीज़ का कमी नहीं छोड़ रहे। लेकिन फिर भी ये अमित शाह बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, बिहारी होने नहीं देगा। इस बार करारा जवाब मिलेगा, जनता से मिल रहा है। ये लोग बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि लोग जो है जाने वाले हैं। अब सवाल देखिए, मोदी शाह जी ने बिहार को जितना बदनाम किया, जो बात बिहार के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो गुजरात के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? गुजरात में क्या क्या बातें करेंगे वो, फैक्ट्री की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे, और यहाँ अगर उनकी पूरी भाषा और पूरा वाक्य देखिएगा या शब्दों का चयन देखिएगा तो नेगेटिव, नकारात्मक। मतलब हम लोग भी चाह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इतना सभा किए हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली, कम से कम एक रोड मैप, एक विजन तो बता दो प्रधानमंत्री जी कि आप अगला 5 साल बिहार को कैसे आगे बढ़ाइएगा। 11 साल तो बढ़ा नहीं पाए प्रधानमंत्री रहते हुए, 20 साल में बिहार आगे बढ़ा नहीं। अब जो है जुमलेबाजी और तरह तरह के गाने फाने जो है गा रहे, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री आजकल लगता है कि भाई पता नहीं कौन सा वेब सीरीज देख रहे हैं भाई। इतना फुर्सत का समय प्रधानमंत्री के पास, कौन सा वेब सीरीज प्रधानमंत्री देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तेजस्वी यहाँ कलम बांटता, नौकरी बांटा, आपको नजर नहीं आया प्रधानमंत्री जी? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जितना इनको सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नहीं दिखा, क्या सवाल प्रधानमंत्री जी इन लोगों से किया? नहीं करेंगे ना। सम्राट चौधरी ने क्या क्या किया है भाई, दिलीप जायसवाल जी का क्या क्या है, मंगल पांडे का क्या क्या है, अशोक चौधरी वगैरह लोग छोड़िए, कितना ऐसा लिस्ट हम लोग गिनाएंगे। कोई सवाल तो नहीं करता इन लोगों से प्रधानमंत्री जी। और आपको तो बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री की नजर उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजबल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, क्या वो साधु महात्मा है? ये लोग मंच साझा कर रहे थे। और तो और छोड़िए, सृजन घोटाले वाले मुख्य आरोपी विपिन शर्मा का विशेष पास बनवा करके उन्होंने एयरपोर्ट पर बुला करके पीठ ठोका है। आप समझ जाओ, वाह रे वाह प्रधानमंत्री जी, कथनी और करनी में कितना अंतर है। थोड़ा सा भी तो लज्जा आना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा अपना पुराना भाषण ही बिहार का पढ़ लीजिए। आपको तो बिहार आने में शर्म आना चाहिए था, फिर भी आपने जो है कोई मर्यादा नहीं रखी। सृजन घोटाले वाले विपिन शर्मा को बुला के पीठ ठोक रहे हो भाई, जो मुख्य आरोपी है, विशेष पास बनवा करके।
अनंत सिंह, हुलास पांडे, राजबल, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे बड़े अच्छे लोग हैं। ये लोग तो कुछ चलाते नहीं हैं, मिलता नहीं है ना। ये लोग तो भोलेनाथ पे दूध चढ़ाते हैं, है ना। वही है, भाजपा में जाओगे तो पाप धुल जाएगा। गंगा जी में नहाइएगा, गारंटी नहीं है कि भैया पाप धुले कि ना धुले, लेकिन आस्था हम लोगों की है गंगा जी के प्रति। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों की आस्था गंगा जी से ज़्यादा मोदी जी और अमित शाह में है। कुछ करेंगे, पाप धुलने की गारंटी जरूर है। यही हो रहा है। अब हम क्या क्या हम बोले, अब तो हमको तो बोलना भी ठीक नहीं लगता। अब बताइए, 30,000 करोड़ रुपया चुनाव में रिश्वत दी गई, 10-10 हज़ार रुपया, टोटल कितना? 30,000 करोड़। चुनाव आयोग मौन, चुनाव के दिन भी खाते में आ रहा है पैसा 10,000। ये रिश्वत नहीं है तो और क्या है भाई? फिर भी जनता इनको करारा जवाब दे रही है। क्या इन लोगों ने नहीं किया इस पूरे चुनाव में? दिल्ली में 1 साल हो गया, दिल्ली में क्या क्या वादा इन लोगों ने किया था? महिलाओं का पैसा नहीं दिया अब तक। अमित शाह ने कहा कि भाई यूपी चुनाव में उन्होंने कहा था कि भाई दिवाली और होली पर सिलेंडर जो है मुफ्त में दिया जाएगा। जरा जाके यूपी वालों से पूछो बगल में कि सिलेंडर मुफ्त में मिला कि नहीं मिला। और इन लोगों ने रिश्वत जो दी है वो तो कर्जा है, वो तो ये लोग इंटरेस्ट के साथ लेंगे। लेकिन तेजस्वी जो माई बहन मान योजना के तहत देगा, 14 जनवरी का तारीख आप लोग याद रखिए। सरकार तो हम ही लोग बना रहे हैं। माई बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति दही चूड़ा वाले दिन अपने माताओं और बहनों के खाते में 30,000 रुपया डाला जाएगा। और ये आर्थिक न्याय के तौर पे महंगाई से सामना करने के लिए उनको सहयोग राशि दिया जाएगा। और ये निरंतर जो है ये प्रक्रिया चलती रहेगी, हर महीने चलता रहेगा। उसलिए 1 साल का एक साथ 30,000 रुपया हम लोग दे रहे हैं, यानी महीने का 2,500 के हिसाब से 12 महीने का 30,000। तो ये हम लोग तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप देखिए स्थिति जो है क्या से क्या हो गया है। अब पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी ने बिहार और बिहारियों को गाली दिलवाने का काम किया। लगता है प्रधानमंत्री जी आजकल असला बारूद और तोपखाने वाले डिक्शनरी पढ़ रहे हैं। और हमने पहले भी कहा कि भाई हो सकता है कि वेब सीरीज भी देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी को नौकरी, रोजगार, विकास की बात करनी चाहिए। ये हम लोग जो है चाहते हैं कि भाई कम से कम इस पे हम लोगों ने कोई बात नहीं सुनी कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बात की। देखिए साफ तौर पे हम लोग जब आएंगे तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाएंगे। हर जात हर धर्म में बेरोजगारी है। इसका मतलब ये है कि हर जात हर धर्म में नौकरियां मिलेंगी। तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा। माई बहन मान योजना का हमने बताया। जीविका दीदियों को मानदेय 30,000 रुपया किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। जो समूह है, जो कैडर है, जो दिन रात काम कराती है सरकार, उनके लिए, अन्य जीविका दीदियों के लिए, कैडर समूह के लिए 2,000 मानदेय। और जो इंटरेस्ट जो लेती है, देना पड़ता है उनको, वो इंटरेस्ट जो है माफ़ किया जाएगा। और 5 लाख रुपए का बीमा हम लोग कराएंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है OPS, वो हम लोग लागू करेंगे। OPS को लागू किया जाएगा। जो अभ्यर्थी जो बहाली के लिए होंगे उनका फॉर्म जो है 0 निःशुल्क फ्री कर दिया जाएगा। फॉर्म फीस नहीं लगेगा। जो भी
आपके किसान हैं, सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वो बिजली जो है उन किसानों के लिए मुफ्त जो है वो की जाएगी। जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत के लोग हों, ग्राम कचहरी के लोग हों, इन सब का जो है पेंशन भी मिलेगा और इन सब लोगों को जो है हम लोग जो मानदेय जो है दुगुना हम लोग करने का काम करेंगे। पैक्स वगैरह जो हो गए उन लोगों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हम लोग जो है देंगे। तो हम लोग कई ऐसी योजनाएं, बेटी योजना हो, माँ योजना हो, ये सब योजनाओं को हम लोग जो है लागू करेंगे। आरक्षण को हम लोग जो है, इन लोगों ने तो ख़त्म कर दिया, भाजपा के लोगों ने, हम लोग जो है आरक्षण को लागू करेंगे। बढ़ाने की ज़रूरत हो तो बढ़ाया भी जाएगा और शेड्यूल लाइन के लिए फिर से भारत सरकार को हम लोग सिफारिश करेंगे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों को बता दें कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तेजस्वी कोई कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं करेगा, चाहे कोई अपना हो या पढ़ाया हो। अगर तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, ऐसा कॉम्प्रोमाइज हम लोग जो है एकदम नहीं करेंगे। क्राइम हो, करप्शन हो, कम्युनलिज्म हो, इन तीनों से तेजस्वी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और आप सब लोगों को बता दें, 14 को रिजल्ट आएगा और 18 नवंबर को हम लोग जो है शपथ लेंगे। 26 नवंबर और 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन के बीच में खड़वास भी आता है। इस खड़वास में जितने अपराधी हैं उन सबको तेजस्वी सलाखों के पीछे चुन चुन करके भेजने का काम करेगा। 1-2 महीने के अंदर इस खड़वास में 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच कोई अपराधी बिहार में नहीं बचने वाला है। 2 महीने के भीतर खरवास में जेल के अंदर जाने वाले हैं। तो आप सब लोग इस प्रेस में आप लोग आए, आप सब लोगों का स्वागत है। और हमको लगा कि भाई पूरा चुनाव का जो अनुभव जो रहा वो आप लोगों से हम लोग जो है साझा करें। तो कोई धन्यवाद। तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। तेजस्वी यादव की तरफ से सीधे निशाने पर चुनाव आयोग को लिया गया है। नीतीश कुमार पर हमला तेजस्वी यादव ने बोला है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार मीडिया के सामने आए। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव की तरफ से निशाने पर चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार तक को लिया गया है। सत्ता में बैठे हुए लोग घबराए हुए हैं। चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि पहले चरण के मतदान को 4 दिन हो गया है, बावजूद इसके अभी तक वो वोटिंग वाला फाइनल आंकड़ा जारी क्यों नहीं किया गया। चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। जो स्ट्रांग रूम्स है वहां पर सीसीटीवी रह रहकर बंद क्यों हो रहे हैं, ये सवाल भी तेजस्वी यादव ने उठाया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं पहले कम से कम उसी दिन के आंकड़े बता दीजिए, मतदान का आंकड़ा क्यों छिपाया जा रहा है, अब तक फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से जारी क्यों नहीं किया गया। तकनीक के इस युग में भी चुनाव आयोग इतना समय क्यों ले रहा है फाइनल आंकड़ा जारी करने में। तेजस्वी का चुनाव आयोग पर सीधा निशाना।
अब आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि अब बिहार सफलताओं में गिना जाएगा। बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बनेगा। तेजस्वी यादव की रैली में बच्चे के गाना गाने के मामले में एनएचआरसी ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। समस्तीपुर के डीएम और एसपी को भी नोटिस भेजा गया है। बच्चे ने रैली में गाना गाया था, आरजेडी का ये चुनावी गाना था। मानवाधिकार आयोग ने अब 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।